टाइम स्लिप फैंटेसी और फिक्शन में एक ऐसे फिनोमिनन को कहते हैं जहां कोई व्यक्ति या ग्रुप अनजाने कारणों से अचानक ही समय यात्रा का अनुभव कर लेता है। लेकिन क्या ये फिनोमिनन सच में होता है या फिर ये सिर्फ कल्पना मात्र है? टाइम स्लिप एक्सपीरियंस करने वाले लोगों का कहना है कि हमारी रियलिटी का फैब्रिक फ्लूइड है। ये एग्जिस्टेंस इतना फ्लेक्सिबल है कि उस पर यकीन करना भी मुश्किल है। आमतौर पर लोग इन टाइम स्लिप एक्सपीरियंसेस को टाइम ट्रैवलर की कल्पना या कोई मेंटल डिसऑर्डर मानकर नकार देते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे किस्सों को जानेंगे जिन्हें कल्पना या मेंटल डिसऑर्डर मानना संभव नहीं। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। कार्ल गुस्ताव यंग एक स्विस साइकियाट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट थे। ये सिगमंड फ्रॉइड के सपोर्टर थे, जिन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। फ्रॉइड ने थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी पर काम किया था, जिसके अनुसार जिंदगी में कई बार मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस होते हैं। शायद ऐसा ही कुछ कार्ल के साथ घटने वाला था, जिससे वो बेखबर थे। ईयर 1930 कार्ल और उनकी एक दोस्त इटली के रवेन्ना टाउन घूमने के लिए जाते हैं, जो 476 तक वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल था। कार्ल ने अपनी बुक मेमोरीज, ड्रीम्स एंड रिफ्लेक्शंस में डिस्क्राइब किया है कि वो गैला प्लेसिडिया के टूम के पास एक अजीब से मूड में खो गए थे। 4 AD में जन्मी गैला प्लेसिडिया एक प्रिंसेस थी, जिनके पिता रोमन एम्परर थे। गैला रोमन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी शख्सियत मानी जाती थी। ये पहली बार नहीं था जब कार्ल को इस टूम के पास ऐसा महसूस हुआ था। ईयर 1913 में भी कार्ल रवेना विजिट कर चुके थे और उस समय भी उन्हें इस टूम के पास सेम फीलिंग आई थी। अपनी सेकंड ट्रिप को डिस्क्राइब करते हुए कार्ल लिखते हैं कि वो अपनी फ्रेंड के साथ उस टूम से डायरेक्टली बैप्टिस्ट्री ऑफ न्योन गए, जो रवेना सिटी में मौजूद प्राचीन काल की धार्मिक इमारत है। बिल्डिंग के अंदर जाते ही कार्ल को एक हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है, जो पूरे रूम में फैली हुई थी। इस रोशनी को देखते हुए वो आगे बढ़े। तभी उनकी नज़र 4 खूबसूरत मोज़ेक पर पड़ी। कार्ल की नज़र उन मोज़ेक्स पर टिक गई। कार्ल को याद आया कि ये मोज़ेक्स उस जगह पर बनाए गए हैं जहां उनके पहले टूर के समय विंडोज मौजूद थी। कार्ल उन मोज़ेक से इतने प्रभावित थे कि कई सालों बाद भी आंख बंद करके वो उनकी डिटेल्स को याद कर सकते थे। कार्ल चाहते थे कि वो उन मोज़ेक्स की एक तस्वीर खरीदें। थोड़ा बहुत ढूंढने पर उन्हें कोई तस्वीर नहीं मिली और समय की कमी की वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो इसे बाद में खरीदेंगे। घर पहुंचने के कुछ समय बाद कार्ल को पता लगा उनका एक दोस्त घूमने के लिए रवेना जाने वाला है। कार्ल ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उनके लिए रवेना की बैप्टिस्ट्री से उन 4 मोज़ेक्स की पिक्चर ले आएं। वापस लौटने के बाद उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि वो उनके लिए तस्वीर नहीं ला सके, क्योंकि ना तो वहां मोज़ेक्स की तस्वीरें थी, ना ही बैप्टिस्ट्री के अंदर कोई मोज़ेक था। कार्ल ये सुनकर शॉक थे। फिर से पता लगवाने पर उन्हें जानकारी मिली कि सचमुच वहां कोई मोज़ेक्स नहीं थे। लेकिन ये कैसे हो सकता था? कार्ल ने अपनी बुक में इस इवेंट को अपनी जिंदगी का सबसे क्यूरियस एक्सपीरियंस बताया था। क्योंकि कार्ल एक साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में निष्कर्ष निकाला कि शायद वो गैला प्लेसिडिया से काफ़ी प्रभावित थे। इसीलिए उनके अनकॉन्शियस माइंड ने गैला से कनेक्शन जोड़ लिया था और उनका कॉन्शियस माइंड इतिहास में खो गया था, इसलिए उन्हें वैसा अनुभव हुआ। लेकिन दोस्तों, समस्या तब आई जब कार्ल की दोस्त ने दावा किया कि उसने भी वही सब एक्सपीरियंस किया था और उसे भी वो 4 मोज़ेक्स पूरी डिटेल्स के साथ याद थे। वो महिला मरते दम तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वहां मोज़ेक्स नहीं थे। काल्पनिक किस्से या मेंटल इलनेस एक व्यक्ति को हो सकती है, एक साथ 2 को नहीं। शिकागो, ईयर 1934। मिरियम गोल्डिंग्स एक अमीर और खूबसूरत महिला थी, जिनकी जल्द ही शादी होने वाली थी। वो एक दिन अपने फियांसे के साथ शिकागो के एक म्यूजिक स्टोर में शॉपिंग करने पहुंची। वो बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर में जाने के लिए एक एलिवेटर में चढ़ी, लेकिन गलत फ्लोर में पहुंच गई। उन्होंने अपने आसपास का नज़ारा देखा
तो वो शॉक्ड थीं। मिरियम देखती हैं कि वो किसी म्यूजिक स्टोर में नहीं बल्कि एक रेलवे स्टेशन में खड़ी हैं। वो आसपास नज़र दौड़ाती हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि लोगों की भीड़ ट्रेन की तरफ जा रही है। कुछ लोग काउंटर्स में टिकट लेने खड़े हैं तो कुछ वेटिंग रूम्स में बैठे हैं। कुछ लोग फूड जॉइंट्स के पास हाथों में सैंडविचेस लिए खड़े हैं और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी मिरियम को एक इंक्वायरी काउंटर दिखाई देता है। वो उस काउंटर के पास जाकर वहाँ मौजूद व्यक्ति से बात करती हैं, लेकिन वो उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता है। अब मिरियम को एक साइन बोर्ड दिखाई देता है जिसे फॉलो करके वो स्टेशन के बाहर खुली हवा में आ जाती हैं। बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। ये एक मिड समर आफ्टरनून था जहाँ लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और आसपास के लोग पुराने समय की ड्रेसेस में नज़र आ रहे होते हैं। मिरियम को लगता है जैसे वो उन सब के लिए इनविजिबल हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में भी कोई उन्हें नोटिस नहीं कर रहा होता। तभी उन्हें भीड़ में एक लड़का दिखाई देता है जो सड़क के किनारे खड़े होकर सब कुछ आश्चर्य से देख रहा होता है। मिरियम उसके पास जाती हैं और उससे बात करने की कोशिश करती हैं। फॉर्चुनेटली वो मिरियम को देख लेता है और कहता है कि लगता है तुम भी गलत जगह पहुंच गई हो। जल्दी उन्हें पता चलता है कि दोनों के साथ एक जैसी घटना घटी है। वो दोनों साथ मिलकर आगे की ओर चलने लगते हैं। वो लड़का मिरियम को बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ लिंकन में टेनिस खेल रहा था। वो चेंजिंग रूम में गया और कपड़े बदले। जैसे ही वो उस रूम से बाहर आया, उसने खुद को उसी रेलवे स्टेशन में खड़ा पाया। जल्दी वो दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहां मिरियम को उनके फियांसे की बहन अपनी कुछ दोस्तों के साथ दिखाई देती हैं। वो दोनों ही उन्हें वेव करते हैं और उन्हें पुकारने लगते हैं, लेकिन उन लड़कियों को कुछ सुनाई नहीं देता। मिरियम उनके करीब जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां जाने से रोकती है। थकने के बाद वो जाकर बीच पर बैठ जाती हैं। जल्द ही मिरियम को एहसास होता है जैसे वो डार्कनेस से घिर गई हैं और स्पेस में उड़ रही हैं। एक सडन जॉल्ट के साथ वो खुद को उसी म्यूजिक स्टोर में पाती हैं जहां अब क्लोजिंग टाइम हो रहा होता है। मिरियम तुरंत अपने फियांसे के घर जाती हैं, जो मिरियम को देखकर रिलैक्स्ड हो जाता है। उसने बताया वो मिरियम से एलिवेटर में बिछड़ गया था। मिरियम अंदर जाती हैं तो उन्हें अपने फियांसे की बहन के साथ वही लड़कियां दिखाई देती हैं जो बीच पर मौजूद थीं। मिरियम के साथ आखिर हुआ क्या था? क्या ये कोई मानसिक भ्रम था? लेकिन अगर ये भ्रम था तो मिरियम के फियांसे को मिरियम पूरी बिल्डिंग में क्यों नहीं मिली? उसकी सिस्टर और फ्रेंड्स को मिरियम ने पहले ही कैसे देख लिया? या फिर ये कोई ऐसा टाइम स्लिप फिनोमिनन था जिसने मिरियम और लिंकन में टेनिस खेल रहे उस लड़के को एक साथ पास्ट में पहुंचा दिया था? इन सवालों के जवाब शायद हमें कभी ना मिल पाएं। एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट में अपनी राय दें, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।